Hello, all of you. Welcome to my YouTube channel. I'm Arzu Verma and I'm here to study with you for upcoming PCS exams. So it's time to continue the series which we have started 2 days before. So without wasting our times, let's jump on to the next question. तो हमने जहाँ से छोड़ा हुआ था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ है. देखते हैं. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है. तो हमें इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट है संविधान के अनुच्छेद 108 में उपबंधित है 108 में उपबंधित है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है. दूसरा स्टेटमेंट है लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकता है. तो इसमें से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं. संविधान के अनुच्छेद 108 में यह उपबंध है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है. बात तो सही है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है तो उसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है. लेकिन ये उपबंध ये नियम संविधान के अनुच्छेद 108 में नहीं बल्कि अनुच्छेद नंबर 118 में किए गए हैं. ठीक है. और अनुच्छेद 108 में किस चीज़ का उपबंध है. अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है. ठीक है. किसके पास है. केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है. तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया. और ऑप्शन नंबर 2 है लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकता है. बिल्कुल गलत. ये ऑप्शन भी गलत है. क्यों गलत है. लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बल्कि जब संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की तो इसके उपबंध बनाने का काम राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति का होता है. यानी तीनों लोग मिलकर उस प्रक्रिया के नियम को बनाते हैं. न सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष उसमें शामिल होता है. तो इस तरह से दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2. अगला देखते हैं क्वेश्चन. पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है. तो ये हमें बताना है कि स्टेट्स में जब पंचायत और नगर पालिकाओं में वित्त का बंटवारा होता है तो उसके लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 243 झा या इसको बोल सकते हैं 243 आई. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 103. नई व्यापार नीति 2023 के तहत ऐसे निर्यातक जिनकी निर्यात प्रदर्शन सीमा 200 मिलियन यूएस डॉलर है जाने जाते हैं. तो उनको क्या कहा जाता है. जिनकी निर्यात प्रदर्शन सीमा 200 मिलियन यूएस डॉलर है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस उसको बोलते हैं जिसकी निर्यात प्रदर्शन सीमा 200 मिलियन यूएस डॉलर हो गई है. तो 1 स्टार भी कुछ होता होगा. 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस दिए हैं, 3 स्टार दिए हैं, 5 स्टार दिए हैं. तो इसमें वित्तीय जो सीमा है वो कितनी है. जो फर्स्ट स्टार एक्सपोर्ट हाउस होगा उसकी सीमा है 3 मिलियन यूएस डॉलर. 2 स्टार एक्सपोर्ट की सीमा 15 मिलियन यूएस डॉलर और 4 स्टार की 50 मिलियन यूएस डॉलर और 5 स्टार की 800 यूएस मिलियन डॉलर. ठीक है. अगला है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. जो कैग है यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है उसके बारे में बताया गया है. कैग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है. बिल्कुल सही. और दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं. तो इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही है. तो पहला जो ऑप्शन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जाता है. राष्ट्रपति के पद पर्यंत धारण करता है मगर उसे राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है. अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि. बिल्कुल सही है कि वो कंसोलिडेटेड फंड से ही उनको फंड्स दिए जाते हैं या उनके सैलरीज को दिया जाता है. तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है और ऑप्शन नंबर 2 सही है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं है. तो हम सभी जानते हैं इक्ता व्यवस्था यानी जब गुलाम वंश का शासन था तभी से इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है. तो इक्ता व्यवस्था का अर्थ था कि जो उनके प्रशासन होते थे उनको इक्ता में बांट दिया जाता था, इक्ता में डिवाइड कर दिया जाता था और वहाँ पर राजस्व को एकत्रित करने के लिए इक्तेदारों की व्यवस्था की जाती थी. तो इन ऑप्शंस में से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके संबंध में गलत है. पहला है इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी. बिल्कुल सही. दूसरा है सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है. बिल्कुल सही है. और इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था. ये ऑप्शन गलत है. मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे. ये ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है. क्यों. क्योंकि ये जो इक्तेदार थे जो राजस्व इकट्ठा करते थे वो सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था बल्कि इनको ये अधिकार था कि उस धन का इस्तेमाल करके वो सैनिक रख सकते हैं, वो हाथी घोड़े रख सकते हैं और अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जो सीधा सुल्तान के खाते में जाने वाली राजस्व थी उसका नाम था खालसा भूमि से जो प्राप्त राजस्व होते थे वही होते थे जो सीधा सुल्तान के पास जाते थे. वरना इक्ता व्यवस्था से आया राजस्व था उसका इस्तेमाल वो अपने प्रशासनिक और अपने सैन्य व्यय के रूप में पूरा करते थे. अगला है क्वेश्चन. संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी. तो इसमें हमको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के विधि होंगे या सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे.
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के तहत यह क्या कहा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि है वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी, न सिर्फ न्यायालय के लिए बल्कि समस्त जनता के लिए, आम जनता हो या कोई भी हो, उसके लिए वो नियम या विधि बाध्य हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमें बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। और चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि ये डीपीएसपी में आते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर किसमें? 51 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इनकी व्याख्या की गई है। बाकी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना मौलिक कर्तव्य है। अगला है, निम्नलिखित आयोगों में से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है? तो हमको बताना है किसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। तो पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसको तो प्राप्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तीसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसको संवैधानिक नहीं बल्कि इसको सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको सांविधिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1992 में। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी संवैधानिक दर्जा इसको भी प्राप्त है। तो संविधान में इनकी व्याख्या अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत की गई है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्याख्या आर्टिकल नंबर 338 यानी 338 में की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में की गई है, अनुच्छेद 338A। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी व्याख्या 338C में की गई है। ठीक है, अगला है, राज्य के विधानमंडल के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है कौन सा कथन सही है। विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए पृथक सचिवालय होगा तथा उनके लिए सम्मिलित पदों का सृजन नहीं किया जा सकता। क्या ये ऑप्शन स्टेटमेंट सही है? राज्य विधानमंडल को अपने सदनों के सचिवीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के विनिमय की शक्ति प्राप्त है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो पहला जो है, विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए पृथक सचिवालय होगा, बिल्कुल बात सही है। उनके लिए सम्मिलित पदों का सृजन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर किसी विधानमंडल में किसी स्टेट में दोनों विधानमंडल है यानी विधान परिषद या विधानसभा दोनों हैं तो उसके लिए सम्मिलित या संयुक्त पदों का सृजन किया जा सकता है उनके कर्मचारियों के लिए। अगला है, राज्य विधानमंडल को अपने सदनों के सचिवीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के विनियमन की शक्तियां प्राप्त हैं, ये ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के शीर्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो आर्टिकल 158 के तहत किसकी व्याख्या की गई है? राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं या जो नियम बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 158 में इनकी व्याख्या है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है उसकी व्याख्या अनुच्छेद 162 में, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएं हैं, जो नियम है, जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो 157 में, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान वो अनुच्छेद 159 में किए गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, राजवंश दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो हमको उसको मैच कराना है। पल्लव, पांड्य, यादव और काकतीय राजवंश। तो पल्लव राजवंश की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम या कांची, और पांड्य की राजधानी किधर थी? मदुरै में, और यादव देवगिरी में, काकतीय वारंगल में। ठीक है, ये उनकी राजधानियां हो गई। अब जान लेते हैं कि इनके संस्थापक, इस राजवंश के संस्थापक और उनका काल कब से कब तक था। तो जो पल्लव राजवंश था उसका कार्यकाल या उसका काल 882 से लेकर 897 ईस्वी तक था। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सिंह वर्मन। ठीक है, और अगले हैं पांड्य। पांड्य का काल कब से कब तक था? तो ये पांड्य राजवंश का काल 560 से लेकर 1300 ईस्वी तक था। और इनके जो संस्थापक का नाम था वो नेडू लीजियम। और यादव राजवंश का काल था 191 से लेकर 1210 ईस्वी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक का नाम था वो था भिल्लम। क्या नाम था? भिल्लम। और अगला है काकतीय वंश। काकतीय वंश का काल था 1000 से लेकर 1320 ईस्वी, और इसके जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? रुद्र प्रथम। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, और सोरोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। तो पहला ऑप्शन है इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, बिल्कुल सही। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ये भी सही। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, बिल्कुल सही। सोरोलॉजी में सर्पों का अध्ययन नहीं बल्कि छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? लिजर्ड्स का अध्ययन। और सर्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओफियोलॉजी उसको बोलते हैं, ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, उसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, कौन सा वर्णक वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो हमको इसमें बताना है कि वनस्पतियों में ऐसा कौन सा रंग या वर्णक पाया जाता है जो यूवी रेस से उनको बचाता है। तो ऑप्शन है कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, एंथोसाइनिन या ल्यूकोप्लास्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन नाम का वर्णक वनस्पतियों में या पौधों में पाया जाता है जो इनको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। अगला है,
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ कवि दिए गए हैं और एक तरफ उनका जन्म स्थान दिया गया है। तो हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज, बिल्कुल सही। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। जोश मलिहाबाद, इसलिए इनको जोश मलिहाबादी भी कहा जाता है। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल, प्रयागराज। तो ये ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज में नहीं बल्कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज़ ज़मा की पदवी दी थी? तो बताना है इसमें कि जहांगीर ने किसे नादिर उज़ ज़मा की पदवी से नवाजा था। ऑप्शन है अबुल हसन, फर्रुख बेग, बिशन दास, आगा रज़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल हसन। अब्दुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज़ ज़मा की पदवी दी थी। अगला है सुमेलित करना है। एक तरफ रोग दिए गए हैं और एक तरफ उनके कारक दिए हुए हैं। तो रोग हैं दमा, खाज, गंजापन और एथलीट फुट या एलिफेंटियासिस। और उसके कारक दिए हुए हैं टीनिया पेडिस, एकेरस स्केबियाई और टीनिया कैपिटिस और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बता देती हूँ, ऊपर नीचे को मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट और उसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला है श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कैप्सल्स जो होते हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा तथा लिम्फ नोड में होता है। तो क्या जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका जो निर्माण है वो बोन मैरो तथा लिम्फ नोड में होता है? सही बात है। श्वेत रक्त कणिका का कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। या डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनका जो काम होता है वो शरीर में आए इन्फेक्शन से लड़ने का होता है या अपने आप को रोगों से बचाना होता है। सही है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ये ऑप्शन गलत है। इनका जो कार्यकाल होता है वो केवल 2 से 4 दिनों का होता है। और ये जो जीवन काल दिया हुआ है ये डब्ल्यूबीसी का नहीं बल्कि ये आरबीसी या रेड ब्लड कार्पशल्स का आयु है। जो आरबीसी होते हैं वो 20 से 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। ऐसे ये भी है। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिनों का होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम है। तो जो भोजन हम करते हैं उसके साथ कभी-कभी कुछ जर्म्स चले जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन, रेनिन, लाइसोजाइम या टाइलिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाइसोजाइम। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ पौधों, फलों, सब्जियों में होने वाले रोग दिए गए हैं और उनके कार्य दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नींबू में डाइबैक रोग, आयरन की कमी, धान में खैरा रोग, जस्ता की कमी या जिंक की कमी से, चुकंदर में हॉट रोग, बोरॉन की कमी से, पत्ता गोभी में विप्टेल रोग या मॉलिब्डेनम की कमी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नींबू में डाइबैक रोग आयरन की कमी से नहीं बल्कि किसके? कॉपर की कमी से होते हैं। बाकी के ऑप्शन सही है। इसमें भी सम्मिलित करना है। बताना है जो मेले दिए गए हैं, त्यौहार दिए गए हैं, उसका आयोजन स्थल दिया गया है। तो पशु मेला वो कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला, गोविंद साहब का मेला, माघ मेला। तो पशु मेला बटेश्वर में, ध्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर और माघ मेला प्रयागराज में। तो इस तरह से ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है जैविक कृषि के लाभ बताने हैं। जैविक कृषि के क्या क्या लाभ होते हैं? स्टेटमेंट पहला है स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों का प्रयोग, सस्ते आगतों के कारण निवेश पर अधिक प्रतिफल, तीसरा है बढ़ती मांग के कारण निर्यात से अधिक आय की संभावना और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पहला जो ऑप्शन है स्थानीय रूप से, जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती का मतलब होता है कि खेती करते टाइम बाहर के या केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने के बजाय जैविक रूप से बनाई गई खाद या मैन्योर का उपयोग जब किया जाता है तो उसी को जैविक कृषि या जैविक खेती कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों का प्रयोग, बिल्कुल सही, क्योंकि हम इसमें स्थानीय रूप से बने खाद या मैन्योर का ही उपयोग करते हैं। सस्ते आगतों के कारण निवेश पर अधिक प्रतिफल, बिल्कुल सही। जब हम इस तरह से जैविक खेती करके फसल को उगाते हैं तो उसका जो निवेश है वो कम हो जाता है और उसके द्वारा जो हमको आय प्राप्त होती है, प्रतिफल प्राप्त होती है वो ज़्यादा हो जाता है। बढ़ती मांग के कारण निर्यात से अधिक आय की संभावना। तो जब मांग बढ़ती है तो निर्यात भी बढ़ेगा और निर्यात के बढ़ने के साथ जब हमने निवेश कम लगाया हुआ है तो उसकी आय हमको क्या दिखाई पड़ेगी? ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सभी ऑप्शंस ठीक हैं। अगला है कथन कारण। तो स्टेटमेंट है रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों के कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है। अगला प्रश्न है रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों के कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश होता है। अगला कारण दिया हुआ है भारतीय कृषि पूरी तरह से जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित है। स्टेटमेंट है रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों के कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक या जब हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं तो उसके कारण जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है वो तो खत्म हो ही जाती है, साथ के साथ प्राकृतिक पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।
और दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय कृषि पूरी तरह से जैविक उर्वरकों पर आधारित है। नहीं, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से जैविक उर्वरकों पर आधारित है। अब तो बहुत सारा मतलब पहले से ज़्यादा ही पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का उपयोग अब किया जाने लगा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है इकोसिस्टम के संदर्भ में क्या सही है? तो बताना है इकोसिस्टम के संबंध में कौन से कथन हैं जो सही हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो पहले हमको फूड चेन जान लेना चाहिए जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में हमें जानकारी होती है। तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहले हम फूड चेन देख लेते हैं। फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर मोस्टली हरे हरे वनस्पति होते हैं या जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्रोड्यूसर को पहला जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो खाएगा। मान लीजिए घास है तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा या ग्रास हॉपर जो है वो खाएगा। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। और आगे चल के ग्रास हॉपर को कौन खाता है? आगे मान लो फ्रॉग खा लिया इसको, तो फ्रॉग क्या हो गया? ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब क्या फ्रॉग को कोई नहीं खाएगा? फ्रॉग को आगे हो सकता है स्नेक ने खा लिया। स्नेक हो गया अब ये टर्शरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता। फिर क्या स्नेक को कोई नहीं खाएगा? हो सकता है स्नेक को आउल ने खा लिया या हॉक ने खा लिया, चीलबाज। तो ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर या चतुर्थक उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ताओं की जो लिस्ट है वो ऐसे से बढ़ती रहती है। आगे है क्या कह रहे हैं ये, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे हमने टिड्डे की बात करी, तो वो उत्पादक पर न्यूनतम रूप से नहीं बल्कि अधिकतम रूप से आश्रित होता है। वो अधिकतम उन्हीं लोग का कंज्यूम करता है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो उत्पादकों से संख्या में अधिक नहीं बल्कि कम होंगे। अधिक होंगे तब तो वो बचेगा ही नहीं कुछ खाने के लिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ये ऑप्शन सही है कि जो प्रोड्यूसर होगा या जितने भी प्लांट्स हैं वो प्राथमिक यानी प्राइमरी कंज्यूमर से हमेशा ज़्यादा ही होंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में हमने किसको, फ्रॉग को देखा था। फ्रॉग जो होता है वो अधिकतम नहीं होती उनकी जनसंख्या और ना ही वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला है उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जो योजना है स्टैंड अप इंडिया, उसके पात्रता के संबंध में दिया हुआ है कथन और हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो पहला कथन है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, ये सभी पात्र हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। योजना के अंतर्गत सहायता केवल और केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध है, ये भी सही है। तो हम जान लेते हैं ग्रीन फील्ड क्या है और ब्राउन फील्ड क्या है। ग्रीन फील्ड का मतलब उस फील्ड पे काम करना या उस क्षेत्र में काम करना जो बिल्कुल नया है, अभी बिल्कुल नया नया इसकी नींव रखी जा रही है। और ब्राउन फील्ड का क्या मतलब है कि कोई पुराना प्लांट पड़ा हुआ है जो हो सकता है उसका क्षति हो गया हो या नुकसान हो गया हो, आधा 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 बना हुआ है और उस पर हमें काम, हम उसको फिनिशिंग करके काम चालू करने जा रहे हैं, तो ये हो गया ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड का मतलब बिल्कुल नया नया अपना काम शुरू करना। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया है, इनके जो अंतर्गत फंड दिए जाते हैं वो ग्रीन फील्ड के लिए ही दिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। गैर व्यक्ति उद्यम के संदर्भ में 51% शेयरधारिता या नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और अगला है योजना के तहत नई परियोजना की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के लिए बैंक ऋण देता है। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बैंक जो ऋण देता है वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में देता है। ठीक है, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ऋण देता है। अगला है क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमें बताना है इस बुक के लेखक कौन है। डी सुब्बा राव, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उर्जित पटेल। अगला है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका क्या मतलब है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जितने जितने ज़्यादा भूमि का उपयोग उसने किया है वही बताना है कि उसको क्या बोला जाता है। पहला है जीवजात, दूसरा पारिस्थितिकीय पदछाप, तीसरा है जीवोम और चौथा है निके यानी कि। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पारिस्थितिक पदछाप। जैसे हम कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पढ़ते हैं कि एक इंसान ने अपने जीवन काल में कितने कार्बन का यूज़ किया है, उसी को हम कार्बन फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का अर्थ उससे लगाया जा सकता है जैसे हम जब आगे आगे चलते हैं तो हमारे स्टेप्स पीछे पीछे क्या होते हैं, छूटते जाते हैं। तो ये जो इस्तेमाल हमने किया है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में इसके स्टेप्स मौजूद हैं, रह गए हैं, हमने वेस्ट किया है, तो ये हमारे कार्बन फुटप्रिंट हो गए। उसी तरह से ये पारिस्थितिकी पदछाप। अगला है भौतिक और मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भौतिक पूंजी और मानव पूंजी क्या होते हैं? भौतिक और मानव पूंजी निर्माण दोनों ही सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो भौतिक और मानव पूंजी में अंतर समझ लेते हैं, क्या है ये। भौतिक पूंजी का अर्थ उससे होता है जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या जितनी भी मशीनें हैं वो सभी क्या है, भौतिक पूंजी हैं। और दूसरा है पूंजी, मानव पूंजी, यानी जितने भी आदमी उसके पीछे काम करने के लिए लगे हैं, जितने भी वर्कर्स या जितने भी माइंड मेकर्स या जितने भी दिमाग लगाने वाले लोग हैं वो क्या हैं, वो हमारे हैं मानव पूंजी। ठीक है, तो
तो भौतिक और मानव पूंजी निर्माण दोनों ही निवेश निर्णयों के परिणाम होते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों ही अपना कुछ ना कुछ निवेशित कर रहे हैं। जो मशीनें हमने लगाई हैं वो भी निवेश है, और जो उसके पीछे हमने आदमी लगाए हुए हैं वो भी निवेश है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। तो जो भौतिक पूंजी होती है वो आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया यानी टेक्निकल प्रक्रिया है, वो बिल्कुल सही है। मानव पूंजी जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। अगला है, सितंबर 2023 में किस देश में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो हमें बताना है कि कहाँ पे ये विश्व धरोहर समिति 45वीं हुई है। फ्रांस, सऊदी अरेबिया, इटली या जर्मनी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सऊदी अरब में आयोजित किया गया ये विश्व धरोहर समिति। तो इस एक बात इसमें और बताई गई है कि शांति निकेतन को इसमें सम्मिलित किया गया। शांति निकेतन कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल के अब तक यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला ये तीसरा स्थल है। तो 2 स्थल कौन कौन से हैं? और 2 स्थल हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन और दूसरा है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो 3 स्थल ऐसे हैं जो बंगाल से हैं विश्व धरोहर स्थल सूची में। और इसके साथ साथ शांति निकेतन को जब शामिल किया गया, इसके साथ साथ होयसल के पवित्र मंदिरों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, बजट 2023-24 में प्रस्तावित कुल व्यय में हिस्से के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्प में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है। तो रक्षा व्यय के लिए कुल व्यय का 8%, आर्थिक सहायता 7% और वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 9% और पेंशन के लिए 8% व्यय किया गया है कुल व्यय का। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पेंशन के लिए 8% नहीं बल्कि केवल और केवल 4% कुल व्यय का इसमें व्यय किया गया है। अगला है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करती है उसका क्या नाम है? तो हम सभी जानते हैं उसका नाम है मीथेन। मीथेन गैस है जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है, और मीथेन एक प्रकार की हरित गृह गैस है यानी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन कहाँ कहाँ से और उत्सर्जित होती है? मीथेन होती है कोल माइन या कोयले की खदानों से, या जहाँ पे ज़्यादा पशु रहते हैं वहाँ से ये मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो बताना है किस राज्य ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। 2019 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, उसके बाद 2021 में आई, 2 सालों पे आती है। तो हमें बताना है कि 2019 से 2021 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य ने कर ली है। तो ऑप्शन नंबर 1 है असम, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा वृद्धि 2 सालों में दर्ज की है। इसके बाद किसका स्थान है? इसके बाद तेलंगाना और उसके बाद उड़ीसा का स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनसंख्या सिद्धांत दिए हुए हैं और एक तरफ उनके सिद्धांत देने वाले यानी इकोनॉमिस्ट हैं, माल्थस, डाल्टन, कोल एम हूवर और ग्रिफिथ टेलर। तो माल्थस की जो जनसंख्या सिद्धांत है उसको जनसंख्या सिद्धांत ही कहा जाता है। दूसरा है डाल्टन, डाल्टन का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत या इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत से बोलते हैं। कोल एम हूवर और ग्रिफिथ टेलर का है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। और जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो कोल और हूलर का नहीं बल्कि WM थॉमसन का है। WM थॉमसन का, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। और उस थॉमसन के साथ फ्रैंक W नोएसिन नामक वैज्ञानिक, उन्होंने ये अर्थशास्त्री थे जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। चलिए हम सब सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो माल्थस का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है, माल्थस क्या बोलते हैं? माल्थस अपने इस माल्थस प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें बताते हैं कि जो जनसंख्या है वो हमेशा 2 गुनी रफ्तार से बढ़ती है। जो जनसंख्या है वो हर समाज में 2 गुनी रफ्तार से, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह गुणन क्रम में ये बढ़ती रहती है। लेकिन जनसंख्या को पूरा करने के लिए जो जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन और संसाधन है वो तो सामान्य दर से बढ़ते हैं। वो बढ़ेगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन जो जनसंख्या है वो गुणित क्रम में बढ़ती जा रही है, तो संसाधन कम होंगे और जनसंख्या ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। दूसरा है डाल्टन्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन या इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। तो डाल्टन अपने सिद्धांत में क्या, तो अगला सिद्धांत है जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, जिसे थॉमसन और नोएसिन ने दिया था। तो जननांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है उसमें वो कहते हैं कि जो समाज है जो आज ग्रामीण है, खेतिहर है या अशिक्षित अवस्था में है, वो धीरे धीरे उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर समाज बनता चला जाता है। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है, थॉमसन और नियसन का कहने का मतलब है कि आज जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे विकसित होकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बदल जाएंगी, और जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कभी ना कभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ रही होंगी। तो उन्होंने अपने इस जनसंख्या सिद्धांत में बताया है कि कोई भी समाज जो ग्रामीण है, खेतिहर है, अशिक्षित है, जिसमें शिक्षा का अभाव है, वो धीरे धीरे उन्नति करेगा ही करेगा। तो इस सिद्धांत में उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हुई हैं, और 5 अवस्थाएं क्या क्या हैं? पहली अवस्था जिसमें उन्होंने कही है कि जब समाज बहुत गरीब
बहुत अशिक्षित और बिल्कुल मजदूरी कर रहा होता है या बिल्कुल खेतिहर होता है, तो उसमें जो जन्म दर उसका होता है और जो मृत्यु दर होता है वो बिल्कुल उच्च होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनको ना तो उसका ज्ञान है कि जनसंख्या किस तरह बढ़ रही है और ना ही उनको बीमारियों का पता है कि जिससे वो मृत्यु दर को कम कर सकें। तो दोनों ही प्राकृतिक रूप से बिल्कुल उच्च दर पर होती हैं। और जो दूसरा स्टेज है यानी दूसरा जो अवस्था है, उसको उन्होंने जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा है। जनसंख्या विस्फोट क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे समाज अब डेवलप करने लगा है। धीरे-धीरे समाज शिक्षित हो गया है। अब उसको तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी है और वो अपनी मृत्यु दर को कम करने की कोशिश करता है। तो मृत्यु दर को कम तो वो कर लेता है, लेकिन जो जन्म दर है वो बिल्कुल अभी भी प्राकृतिक रूप से और अनकंट्रोल तरीके से, अनियंत्रित तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से जनसंख्या विस्फोट का स्टेज आ जाता है। और जो तीसरा स्टेज है, उसको उन्होंने जनसंख्या ह्रास का नियम कहा है। क्यों उसको जनसंख्या ह्रास का नियम कहा है? क्योंकि वो कहते हैं कि अब धीरे-धीरे उनका समाज और विकसित हो चला है। अब उनको अपना जो जनसंख्या विस्फोट है, उसका भी समझ में आ गया कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अब तो जनसंख्या कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने जनसंख्या कम कर ली है और मृत्यु दर तो पहले ही कम कर ली थी। तो जनसंख्या दर या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट गया है। तो इसलिए उन्होंने इसको जनसंख्या ह्रास का नियम कहा है और जनसंख्या ह्रास की अवस्था कही है। अगला, जब समाज और विकसित होता है, तो उसमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत न्यून हो जाता है। अब उन्होंने बिल्कुल सारी बीमारियों का इलाज ढूँढ लिया है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा लिया है और जन्म दर को बिल्कुल नियंत्रित कर लिया है। तो इस तरह से जनसंख्या और मृत्यु दर दोनों ही बहुत न्यून होता चला जाता है। ठीक है? और अगला उन्होंने बताया है 5वीं जो अवस्था है, उसमें कहा है कि मृत्यु दर तो बिल्कुल न्यून हो ही जाता है और जो जन्म दर है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो उन्होंने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था इसको कहा है। क्यों? क्यों इसमें जन्म दर न्यून हो जाता है? क्योंकि जो उनका समाज है वो इतना विकसित और इतना आधुनिक हो चला है कि अब उनको शादियों में या शादी जैसी, विवाह जैसी संस्थाओं में बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो उसमें उनके मूल्यों में पतन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जन्म दर भी न्यून हो जाती है। ना शादी होगा, ना बच्चे होंगे। तो जन्म दर भी न्यून हो गया और मृत्यु दर तो बिल्कुल न्यून हो ही गया है। तो इसमें जो जनसंख्या की वृद्धि है वो बिल्कुल न्यून होती चली जाती है। ठीक है? तो इसमें बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो उसमें शामिल हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें बायोस्फीयर रिजर्व इसमें कौन-कौन से नहीं हैं। तो पहला है सुंदरबन, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा कच्छकारण और चौथा है नीलगिरी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कच्छकारण, यानी तीसरा है जो वो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कितने-कितने स्थल हैं जो शामिल हैं? 12, कुल 12 कौन-कौन से? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना। अगला है, माल्थस ने अपने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सिद्धांत में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी किस प्रकार के अवरोध को पाप या अधर्म माना है? माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया है कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया उसमें। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना ही इसका इलाज है, लेकिन जनसंख्या कंट्रोल कृत्रिम साधनों से ही होनी चाहिए। ये तो पाप है, बल्कि इसको प्राकृतिक नियमों को अपनाकर उससे हमें जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से किस क्षेत्र से उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति का अनुमान है? तो हमें बताना है सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। तो पहला है भू राजस्व, तीसरा है स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, तीसरा है राज्य उत्पाद शुल्क और चौथा है बिक्री कर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क। इससे उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। राजस्व प्राप्ति का क्रम हम देख लेते हैं। स्टेट जीएसटी से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क से, उसके बाद बिक्री कर से और फिर स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क से, फिर भू राजस्व से। ठीक है? अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन-कौन से रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से भारत को अभी भी डेवलपिंग कंट्री में गिना जाता है, विकासशील श्रेणी में गिना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है तकनीकी पिछड़ापन, दूसरा औद्योगिक पिछड़ापन, तीसरा आयात पर निर्भरता और चौथा निम्न प्रतिपत्ति आय। चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि तकनीकी पिछड़ापन भी है भारत में, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी विकसित नहीं है और जो टेक्नोलॉजी है भी, वो सभी लोगों तक एक्सेस उसका नहीं है। और दूसरा है औद्योगिक पिछड़ापन, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत कम है। तीसरा आयात पर निर्भरता, हमको अपने छोटे से छोटे ज़रूरतों के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर निर्भर होना पड़ता है और इम्पोर्ट तो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो अगला है निम्न प्रतिव्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा चारों रीज़न हैं जो जिनकी वजह से भारत अभी भी विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताना है कर्क रेखा कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? पहला गुजरात, दूसरा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो गुजरात से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती और चौथा है झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। तो देखते हैं कर्क रेखा कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन-कौन से? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड को छोड़कर कहाँ-कहाँ से? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
वित्त आयोग दिया है और उसके अध्यक्ष दिए हैं। वित्त आयोग 15वां, 14वां, 13वां और 16वां। तो 15वां के अध्यक्ष कौन है? 15वां के अध्यक्ष तो एन के सिंह ही हैं। 16वां के नए अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। अभी तो वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके अध्यक्ष 16वें के घोषित कर दिए गए हैं, अरविंद पनगड़िया। और चौथे के वाई रेड्डी और 13वें के विजय केलकर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो वित्त आयोग है उसकी व्याख्या है वो संविधान में आर्टिकल नंबर 280 या 280 में इसकी व्याख्या मिलती है। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में एक बार बनाया जाता है, 5 वर्ष के लिए। और वित्त आयोग बनता किस लिए है? ये राज्यों और केंद्रों के बीच में वित्त का बंटवारा करने के लिए बनाया जाता है। अगला है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया है? तो इसका है ऑप्शन 9वीं, 8वीं, 7वीं या 6वीं। बताना है किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के ऊपर बल दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था की गई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1997 से लेकर 2002 तक। अगला है 1985 से 1990 तक। और तीसरा है 1992 से लेकर 1997 तक। और चौथा है 1980 से लेकर 1985 तक। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बताया गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है उसमें नाबार्ड का, सबसे पहली बात तो नाबार्ड का गठन किया गया, और दूसरी बार है परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया। अगला है, निम्न को उनके कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, और चौथा है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी IMF का सदस्य बना। तो बताना है कि ये कब कब हुए और उनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई कब? 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद या NCD, नेशनल काउंसिल ऑफ डेवलपमेंट का गठन किया गया, ये 1952। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, ये 1949 में। और चौथा है, भारत IMF का सदस्य बना 1945 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2, 1। अगला है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? तो बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने बैंक बचे हुए हैं। बाकी तो प्राइवेटाइज हो गए, तो कुल कितने बैंक बचे हैं? 11। और वो 11 बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI तो है ही, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ये 11 बैंक ऐसे हैं जो सार्वजनिक हैं, बाकी सारे प्राइवेट बैंक हैं। अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का जो थीम है वो क्या था? स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिंग फ्यूचर। दूसरा, स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। चौथा है, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ये विश्व युवा कौशल, और विश्व युवा कौशल मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, और इसका जो 2023 का थीम है वो ये है। और 2022 का थीम कौन सा था? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। अगला है 144 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित है। महिला समृद्धि योजना 1997, महिला स्वशक्ति योजना 1989, महिला समाख्या योजना 1988 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2005। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत सुमेलित है। तो बताना है, महिला समृद्धि योजना कब स्टार्ट किया गया? 1993 में। और महिला स्वशक्ति योजना 1998 में। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी ऐसी है जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों स्टेट्स में आती है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो तीनों स्टेट्स के जंक्शन पे या तीनों स्टेट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ केरल भी आ जाएगा, तमिलनाडु भी आ जाएगा और कर्नाटक भी आ जाएगा। ठीक है, अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये शुरू किया गया 1999 में। और स्वर्ण जयंती शहरी योजना ये शुरू किया 1997 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये शुरू हुआ 2001 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें भी सम्मिलित करना है। घटना दी है और घटना में शामिल होने वाले यौगिक कौन कौन से हैं? अम्ल वर्षा में क्या शामिल होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और प्रकाश रासायनिक धुंध में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और तीसरा, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। और चौथा है, ओजोन परत का क्षरण CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम से संबंध है? तो हमें बताना है कि भारत सरकार के कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जिनका मकसद जो है वो
रोजगार सृजन और गरीबी का निवारण करना है। तो पहला है मनरेगा, दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तीसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो योजनाएं हैं उनका मकसद है गरीबी का निवारण करना और रोजगार का सृजन करना। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो नदी घाटी परियोजनाएं दी हुई हैं और नदी तो बताना है कि ये परियोजनाएं किस नदी पे स्थित है। तो रिहंद परियोजना ये कहाँ पे है? रिहंद नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पे और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे। जो रिहंद परियोजना है वो यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। और रिहंद परियोजना है कहाँ पे? ये है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे है और ये है कहाँ पे? तेलंगाना में। और जो पोचमपात परियोजना है वो गोदावरी नदी पे है और ये बनाया कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और माता टीला परियोजना ये बना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। और ये जो परियोजना है ये भी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है। तो हमें बताना है कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि अनुसूचित जनजाति का आरोही क्रम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय। तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति जनसंख्या है वो कहाँ पे है? मेघालय में। और उसके बाद नागालैंड में, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला टेस्ट सीरीज़ जो 150 प्रश्नों की सीरीज़ थी वो आज ख़त्म होती है और उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे दूसरी टेस्ट सीरीज़। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी कल हम नए सीरीज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू।